देख रहे ना, शरीफ सही है, इतना शरीफ नहीं होगा, बहुत सांड बनने वाला है ये बहुत लंबे टाइम बाद में। ये बेल बनेगा और बेल आपको पता ही है फिर कई काम में यहाँ पर आता है। नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर शेखावाटी प्रदेश का नाम सुना होगा। शेखावाटी प्रदेश में सीकर, चूरू, झुंझुनू कुछ भाग नागौर का इसके अंदर आता है। और शेखावाटी प्रदेश का पूर्वी जो भाग है इसे हम तोरावाटी के नाम से जानते हैं। मैंने आपको ये कई बार आपको लेक्चर के अंदर बताया है कि यहाँ एक नदी है जिसका नाम है कांतली नदी, और उस कांतली नदी के भाव क्षेत्र में तंवर लोगों ने निवास किया, इसलिए इसे तंवरावाटी के नाम से जाना जाता था। और इसी तंवरावाटी को इसी का ही बिगड़ा हुआ शब्द है तोरावाटी। और आज मैं जहाँ मौजूद हूँ इस प्रदेश का नाम है तोरावाटी प्रदेश। और यदि हम ज्योग्राफी की बात करें, भूगोल के हिसाब से ये प्रदेश, कृषि विभाग भी ये मानता है कि झुंझुनू जिला, मैं झुंझुनू जिले में आज मौजूद हूँ, और झुंझुनू जिला कृषि विभाग के अनुसार मरुस्थलीय प्रदेश का जिला है। लेकिन यहाँ से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर अरावली पर्वत पीछे आपको नज़र आ रहा होगा इस वीडियो में। यहाँ से जस्ट पीछे अरावली पर्वत है, और उसी अरावली के पर्वत के बराबर से यहाँ से कांतली नदी गुजरती है, और उसी से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। और यहाँ इस भूमि को आप देख पा रहे हो, ये भूमि आपको प्रॉपर मरुस्थलीय भूमि नज़र आ रही है, और यहाँ पर फसल भी उगाई जा रही है। ये प्रॉपर एक खेत है, हमारे मित्र संदीप जी, तो इनके खेत में हम आज मौजूद है। यहाँ पर यहाँ कई प्रकार की फसलें आपने देख पा रहे हो। इधर बराबर में भी गेहूँ चल रही है, ये बराबर में गेहूँ की ढेरियाँ लगा रखी है। ये कुछ किसान लोग काम कर रहे हैं, गेहूँ की ढेरियों को इकट्ठा कर रहे हैं वो लोग। किसान की चिंताएँ बहुत बड़ी हुई है हाल फिलहाल। अभी चिंताएँ क्यों बढ़ी? क्योंकि बताया आपको मौसम ने पलटवार कर दी, और पीछे अभी 4 दिन में नुकसान हुआ था बहुत बड़ा। इधर भी आप देख सकते हो बराबर में कुछ, मैं आपको पास से दिखाता हूँ बिल्कुल यहाँ से। यहाँ पर गेहूं की फसल लहरा रही है, और गेहूं बहुत शानदार। देखो, आपने सुना है कि गेहूं उत्पादन के अंदर गंगानगर हनुमानगढ़ जिले का जो स्थान है वो प्रॉपर अग्रणी रहता है। लेकिन अभी इस भूमि का आप चमत्कार, इस भूमि का प्रभाव देख सकते हो। जो फसल गंगानगर हनुमानगढ़ में सर्वाधिक होती है वो यहाँ झुंझुनू जिले की मरुस्थलीय भूमि के अंदर, जो भूमि एक समांतर नहीं है, प्लेन नहीं है। कहते हैं कि ये जो प्लेन भूमि पे ये भूमि ये गेहूँ अच्छी शानदार तरीके से होती है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कितनी सघन कृषि उगी हुई है, और इनकी पेड़ों के बीच में, पौधों के बीच में इतना गैप नहीं है, सघनता से यहाँ पर गेहूँ उगी हुई है। और अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको इस गेहूँ के बारे में बता देता हूँ। गेहूँ की बहुत सी किस्में आती हैं, सोनालिका है, कोहिनूर है, 1485 है, 1465 है। जो अभी आप देख रहे हो 1465 किस्म है, ये आप देख पा रहे हो। इसको सर आप पास से दिखाइए, बिल्कुल आप पास मिला दे इधर। देखो, ये गेहूं का सबसे ऊपरी भाग होता है, आप देख पा रहे होंगे। ये मैं कोई शानदार से उठाता हूँ। देखो, ये गेहूं का सबसे ऊपरी भाग होता है, जिसे हम बाल बोलते हैं या बाली बोलते हैं। इसी के अंदर बीज होता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ इसके अंदर बीज कैसे निकलेगा। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। जैसे मैंने तोड़ा, ये आपके सामने है, ये लग भी जाता है, थोड़ा सावधानी से करना पड़ता है। इसके अंदर देखो, आपने दाने देखे होंगे, दाने निकल गए, ये गेहूं के दाने हैं ये। तो इस प्रकार से यहाँ गेहूं के बीज होते हैं इसके अंदर। हालांकि मैं जो दिखाने जा रहा हूँ, कुछ बच्चे तो हंसेंगे, सर आप दिखा क्या रहे हो, क्योंकि हमारे राजस्थान में 60% पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, वो आपको पता है। लेकिन कृषक परिवार सब जानते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कभी शहर से बाहर निकले ही नहीं है, कभी गाँव के अंदर कदम रखा ही नहीं है। उन बच्चों के लिए और उन लोगों के लिए बहुत ही नई बात है ये कि देख पा रहे हैं। कुछ बच्चे हंसेंगे, सर आप क्या जानकारी दे रहे हो। देखो, जो इनके बीच में रहता है उनके लिए तो कुछ जानकारी खास नहीं है, लेकिन जो अन्य शहर में रहते हैं, कभी खेत में गए नहीं, उनके लिए ये जानकारी बहुत ही शानदार और पर्याप्त जानकारी है। और आप देख रहे हो यहाँ पर ये गेहूं की फसल देखो। अच्छा, एक कितनी शानदार बात, देखो ये गेहूं का पौधा मेरे कहाँ है, देखो बीच में लगभग मिडल, मतलब मेरी हाइट 5'9" है, तो ये अंदाजा लगा लो कि लगभग ये 2.5 से 3 फीट का पौधा है ये लगभग। आज से हम लगभग 50 साल यदि बैक जाते हैं, सन 1970 से पहले हम जाएँ, तो देखो क्या है कि गेहूं की हाइट पहले मेरे बराबर हुआ करती थी, लगभग 5 से 6 फीट गेहूं की हाइट हुआ करती थी। और फिर क्या समस्या ये थी, जैसे अभी 4 दिन पहले नुकसान हुआ, तेज़ हवाओं से गेहूं गिर गई थी, जिसे हम बोलते हैं आड़ी गिर जाना, गिर गई थी। और भी हम कह सकते हैं कि जैसे उत्पादन अपने आप कम होगा, क्यों, ये नीचे गिर जाएगा। इसकी जो आप ये बाल देख रहे हो, ये बालियाँ हैं, इसको क्या पूरी धूप चाहिए, प्रॉपर पकने के लिए धूप चाहिए। धूप नहीं मिलेगी तो क्या है, सूख ढंग से ये दाना पकेगा नहीं तो क्या ढंग से उत्पादन होगा नहीं, ये समस्या थी। लेकिन आपको पता है मैक्सिको के अंदर ये नॉर्मन ई बोर लोगों ने एक हरित क्रांति का शुभारंभ किया था, उसके अंदर गेहूं पे प्रयास किया गया था। और हमारे भारत के अंदर MS स्वामीनाथन जी का इतना अच्छा प्रयास रहा है, और उन्हीं के योगदान से सन 1967 के बाद में यहाँ इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि गेहूँ के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है 20 से 30% की। ये जो आज आप इतनी शानदार गेहूँ देख पा रहे हो, इस मरुस्थलीय प्रदेश में इतनी अच्छी पैदावार हो रही है ये,
तो ये गेहूं इस प्रकार से हो रही है। तो ये MS स्वामीनाथन जी का प्रभाव है, ये प्रभाव हरित क्रांति के प्रभाव से पड़ा हुआ है। तो मैं आपको कुछ ही देरी के अंदर मैं आपको यहाँ से और भी स्थान दिखाने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ होता क्या है, मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से मैं आपको परिचय भी करवाऊँगा। मेरे मित्र जो संदीप जी साथ हैं उनसे मैं परिचय करवाऊँगा आपका कि यहाँ देखो, जैसे मैंने यहाँ पर देखो सर्वे के दिन देखा कि यहाँ पर गेहूँ का उत्पादन होता है, कुछ जायद की फसलें होती है। इसके अलावा आप उधर दूसरा खेत आप उधर देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा जो खेत है आप देखो, जो आपको वाइट नज़र आ रहा होगा, वो खेत यहाँ पर सरसों का खेत है। सरसों भी काट ली गई है, सरसों प्रॉपर भी मंडी में जा चुकी है। यहाँ बिल्कुल भी सरसों नहीं है और ये किसान लोग तैयारी कर रहे हैं इसको निकालने के लिए। और दूसरी फसल यहाँ पर गेहूँ बताई दी, सरसों के अलावा चना भी यहाँ बहुतायात के अंदर होता है। बाकी कुछ हल्की फुल्की भूमि बंजर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो ऐसा यहाँ कुछ है। हाँ, चना भी यहाँ मौजूद है। चना यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ, चना दिखा सकता हूँ मैं, इसको बंद कर लो। ये जो आपने गेहूं बो रखी है, तो अभी इसको इकट्ठा कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो आप? इसको शाम को कढ़ाएंगे। शाम को कढ़ाए किसके माध्यम से? थ्रेशर के, ट्रैक्टर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ट्रैक्टर थ्रेशर होता है, उसके माध्यम से इसको निकलवाएंगे। अच्छा, यहाँ जो पैदावार जो होती है वो कितनी के बीघे के हिसाब से क्या होती है? ये होती है 10 के और 20 मन के हिसाब से होती है। मतलब 1 बीघा का महीने 10 मन निकल जाओ, 1 बीघा महीना। अच्छा, नीचे 10 मन निकले और ऊपर कितनी निकल जाए? 20 मन निकल जाए। मतलब आ विशेषता है। अरे सिंचाई कर रहे हो, मैंने जो पानी लगा रहे हो तो वो की सिस्टम लगा रहे हो? पानी मतलब जहाँ 3-3 घंटे से सिंचाई करते हैं। नहीं थे किया फुहारा। हाँ, आपने देखा है फुहारा पत्ती जो है शेखावाटी प्रदेश की सबसे खास बात है, फुहारा पत्ती। तो सिंचाई जो थे कर रहे हो, फुहारा पत्ती सिंचाई कर रहे हो। अच्छा, फुहारा कितने बार, मतलब आज कितने बार पानी देना पड़े जमीन का महीने? ये देना पड़े 8-10 पानी। 8-10 पानी, मतलब महीना से दोगे पानी ना? 14 दिन 10 दिन। अच्छा, तो अभी यार निकल तैयार हो जाए। अच्छा, साइड में एक और पड़ी है फसल, बात चना की फसल है। चना के बारे में क्यों खास बात? चना की कटाई का दो चना की कटाई चल रही है। नहीं, चना जी को निकला, वो भी थ्रेशर निकलेगा? एक ही मशीन होगी दोनों की? हाँ, एक ही मशीन हो, जाड़ अलग हुआ मशीन। अच्छा, मतलब ये बता रहे हैं कि जाल इनका अलग अलग होता है और सिस्टम इनका एक ही होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ फुहारा कैसा होता है, फुहारा भी आपको दिखा देता हूँ। और फुहारे के साथ में आपको चना के बारे में भी दिखा दूंगा कि चना कैसा होता है। आप साथ बने रहे और दिखाता हूँ आपको मैं। आप देखो, अभी आप मेरे साथ देख पा रहे हो कि यहाँ पर चना है। देखो ये आप सर लेके आए ना, कैमरा पास लेके आओ। देखो आप दिखाओ इनको, ये चने की कटाई की हुई पड़ी है। आपने मार्केट में चना तो आपने अक्सर देखा है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये चना देखो पूरा सूख चुका है और इसके अंदर दाने भी है, सूखा हुआ चना है, कटिंग हुई पड़ी है। यहाँ पर ये थ्रेशर के माध्यम से निकाल देंगे। जो यहाँ पर सिंचाई होती है वो माध्यम सबसे बड़ा यहाँ फुहारा है। मैं आपको दिखाता हूँ फुहारा कैसा होता है। यदि हम फुहारा पत्ती नहर की बात करें तो देखो नर्मदा नहर का नाम कहीं ना कहीं अगर नहीं आता है, लेकिन मैं आपको फुहारा सिस्टम दिखाता हूँ। अभी हम मौजूद है खेत के अंदर और यहाँ जो लैंग्वेज चलती है वो तोरावाटी चलती है। तो मुझे यहाँ पर तोरावाटी में ही बात करनी पड़ेगी। तो ये सब मेरे मित्र हैं, संदीप जी भी तोरावाटी प्रदेश के बड़े ही चहेते हैं। तो थारो स्वागत है संदीप जी। तो थारो खेत है, तो खेत में कौन सी फसल होती है हमारे मटाबरन बताओ। अभी फ़िलहाल की जो फसलें हैं, मतलब वह है कि सरसों है, गेहूँ है, चना है, मेथी है, जौ है, ये है। और ये अक्टूबर-नवंबर में बोई जाए यह फसल और अभी इनकी कटाई चल रही है। सरसों तो फ़िलहाल सारी की सारी है वह काट ली गई है और गेहूँ की कटाई चल रही है और चना की भी कटाई होगी है। लेकिन जो सरसों अभी की कटाई होगी, लेकिन कटाई जो है बाद में बहुत लेट होगी। इनके सुखाई जाए पहले सुखाई जाए बाद मैं सुनिए अभी सरसों जो तेल निकले तो सुखाना हो के फिर के मतलब कि खाना को मतलब तेल तो निकला ही है, लेकिन खा तो आप सुखा से सुखाना तेल सुखोन जाओगे सरसों को? सुखाओ को नहीं, दाना मतलब इको बीज सूखा हो पहले तो। अच्छा। बीज सूखो बाद में या गिल्ली काटी जाए, ठीक है। तो या गिल्ली काटी जाए तो बाद में क्या कि इन कई देर तक सुखाई जाए, कई दिनों तक मतलब लगभग 20 से 25 दिन तक सुखाई जाए। सुखाने के बाद में निकाली जाए मशीन के द्वारा, बाकी बाद में भेजी जाए मार्केट में। तो बढ़िया तेल निकाल जाएगा। तेल निकालने के बाद में जाए खड़ के रूप में तैयार हो जाए, वह खड़ गाय भैंस के लिए वापस आ जाओ गाँव का में।
अच्छा, संदीप जी हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर खड़ के रूप में जो तैयार होता है, सब बता रहे हैं कि सरसों के बारे में जो विशेषता इन्होंने सारी बताई। ये सेवर अनुसंधान केंद्र पड़ता है भरतपुर में, वहाँ भी जाती है, वहाँ अनुसंधान इस पे होता है। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर और भी मौजूद है यहाँ के किसान, तो इनसे हम परिचय कर। अभी जो आप देख पा रहे हो मेरे पास एक बड़ी सी पाइप रखी हुई है और मैंने कुछ ये पकड़ रखा है। ये जो पाइप है इसके माध्यम से यहाँ बोरवेल होते हैं, ट्यूबवेल जिसे हम बोलते हैं, तो वहाँ से पानी निकलता है और ये पाइप में पानी चलता है। देखिए इसमें क्या, देखो आप बिल्कुल पास देख सकते हो, यहाँ इसमें कि ये देखो टर्न लगा हुआ है, इसके अंदर से पानी निकलता है और ये जैसे जैसे बार बार कैसे हिलता रहता है। इससे क्या है, ये जो पानी होता है वो एक जगह नहीं गिरता, वो क्या चारों तरफ घूमता रहता है बार बार। जैसे इसको छोड़ते हैं तो ये बार बार ऐसे देखो, मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो बार बार घूम रहा है, मतलब चारों तरफ घूम घूम सिंचाई करता है। ये टर्निंग पानी के सिस्टम चलता रहता है। हाँ, मतलब पानी के प्रेशर से ऑटोमेटिक घूमता रहता है बार बार जैसे कि चारों तरफ घूम के कृषि करता है, ये सिंचाई करता रहता है। ठीक है, तो अब इसके बाद में जस्ट यहाँ बराबर में एक खेत और भी है, वो है सरसों का खेत। मैं आपको सरसों के बारे में भी दिखा देता हूँ कि सरसों का खेत कैसा है। सरसों की कटाई होने के बाद सरसों का खेत कैसा दिखता है हमें दिखा देता हूँ मैं आपको। खेत है, सरसों का खेत है। आप देख को लग रहा होगा कि अब ये सरसों थोड़ी है, ये सरसों है, ये कटिंग की हुई है, ये इनके बचे अवशेष है, इनको आप आराम से उखाड़ सकते हो, देखो तोड़ भी सकते हो। लकड़ी है पूरी, ये ईंधन के रूप में भी काम आती है। ये तो बायोमास ऊर्जा होती है, उसके अंदर भी इसका प्रयोग होता है। सरसों जो काट के रखी हुई है वो उधर ढेरियाँ आप देख रहे हो सामने, आपके सामने ढेरियाँ हैं, वो सरसों की ढेरियाँ हैं, तो आप देख सकते हो। तो देखो कितना बेजोड़ संगम है, किसान भी कितनी मेहनत करते हैं यहाँ, और समतल भूमि ना होने के बावजूद भी चने की कृषि है, सरसों की है, तो इधर ये गेहूँ की, ये रब्बी की सब फसलें हैं, रब्बी की सीज़न की जाने वाली फसलें हैं। वैसे आज हम वैसे देखा जाए तो ये हमारा इतना बड़ा कोई सिस्टम नहीं था कोई दिखाएंगे, लेकिन घर पे आए हुए थे तो यहाँ पर मित्र के साथ में, तो सोचा कुछ तरह कुछ दिखा देते हैं, तो आज आपको दिखाया है कि एंजॉय ग्रुप में आए। अभी मैं आपको एक पेड़ दिखा रहा हूँ जिसका नाम है रोहिड़ा का पेड़, और आपने अक्सर पढ़ा होगा कि रोहिड़ा हमारे राजस्थान का राजकीय पुष्प है। आप इसे देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ तोड़कर। ये रोहिड़ा का पेड़ हमारे संदीप जी ने यहाँ लगा रखा है, वो लग गया, वो क्या है कि वस्तु कैसे दिखने में बहुत शानदार, आप इसको जूम करके पास से देख सकते हो। मैं तोड़ नहीं पा रहा इसको, तोड़ सकता हूँ। ये देखो, ये इतना सुंदर, देखो ये केसरी कलर में फूल है, ये रोहिड़ा का फूल है। ये प्रजाति लगातार विलुप्त होती जा रही है आजकल। ये पेड़ बहुत कम बहुतायत में देखने को मिलते हैं और अक्सर ये मुर्सली प्रदेश में आमतौर पर ये पेड़ खूब सारे उग जाते हैं। तो ये है रोहिड़ा का पेड़। आपने जो राजकीय पुष्प के बारे में पढ़ा है वो ये राजकीय पुष्प ये है। ओके।